हेलो बच्चों। आज हम लोग नीट 2025 का इस पेपर को डिस्कस करेंगे जो कल ही हुआ है। तो आइए, और आप edu.axis चैनल को देख रहे हैं तो आ जाइए। तो आज का मतलब क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं कि क्या है। देखिए करके टोटल इसमें भी 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है, कंसीडर द वाटर टैंक इन द फिगर, इट हैज द वन वॉल एक्स इक्वल टू एल एंड कैन बी टेकन बी वेरी वाइड इन द जेड डायरेक्शन when filled with the liquid of surface tension S and the density rho, and the liquid surface make an angle theta naught is much less than 1 with x axis at x is equal to L. If y is the x of the height of the surface, then the इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो पढ़ते पढ़ते ही कहीं खो गए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसमें बच्चों ये कह रहा है कि कोई कंटेनर है, एक्स वाई एक्सिस में ऐसे बनाया हुआ है। जो कंटेनर का विड्थ है हमारी तरफ, व्यूअर की तरफ ऐसा है, और जो वाइड है। तो एक बात ये कह रहा है। तो बाकी ये सब तो ठीक है कि सरफेस टेंशन है और ऐसा ये बन रहा है। तो बच्चों इसका, इनको हटा लेते हैं, अपने लिए स्पेस बना लें। इसमें क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन और प्रेशर का क्या रिलेशन है। जैसे बबल वगैरह ये सब पढ़े होंगे ना, या लिक्विड के लिए, कि अगर कोई एक्सेस प्रेशर हम देखते हैं तो P इक्वल टू 2S/R, या सो बबल है तो 4S/R। तो उसमें क्या होगा कि चेंज इन प्रेशर इनटू आप रेडियस कर सकते हैं इक्वल टू सरफेस टेंशन, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि 2S है या 4S है, हमें तो पता नहीं कि किस तरह का कंटेनर है। तो हम ऐसा ले सकते हैं, या इन जनरल जो कॉन्सेप्ट होगा, चेंज इन प्रेशर इनटू रेडियस टाइम। रेडियस क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो ऐसा बना हुआ है ना, उसके लिए। तो कहीं ना कहीं इसका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, सेंटर होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा होगा। जनरली नीट में ऐसे आते नहीं है, एक ही दो क्वेश्चन है डिफिकल्ट। तो जिसमें से एक पहला क्वेश्चन ही मिल गया। तो जिनका सेट टेब वाला होगा तो थोड़े वो मुश्किल में होंगे। तो खैर उनकी मुश्किल आसान करते हैं। और तो यहाँ पर चेंज इन प्रेशर क्या होगा, तो जनरली आप जानते हो चेंज इन प्रेशर क्या हो रहा होगा, इसी के चलते वो मिल रहा होगा कि लिक्विड कंटेनर के चलते जो वाई हाइट पर है, जो यहाँ से वाई हाइट पर है, और उसका प्रेशर क्या होगा, वाई एच रो जी, तो वाई रो जी ऐसा लिख लिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा तो एस, आर इक्वल टू एस अपॉन वाई रो जी, ऐसा होगा। अब बात आता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर क्या होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, या फॉर्मूला कह लीजिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जनरली पूछते नहीं है नीट के लिए। तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, कि dy/dx। अब वो कैसे आए, उस अभी आपको उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, मिलेगा। कि 1/dy/dx अपॉन d2/dx2, और इसका पावर 3/2 होता है। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला है। तो ये सब जितने सब डेटा दे रखा था ना, कि थीटा नॉट इज द मच लेस देन दिस और दैट, कि तो उसको कैसे हैंडल करेंगे ये। चला गया, चलो पास ही में लेकर आते हैं। ठीक है। तो ये सब इसका क्या मतलब था कि d2y/dx2 है या इसमें है। तो एक आपको ऐसा बता देता हूं कि जब थीटा बहुत स्मॉल होता है, थीटा नॉट, साइन थीटा, tan थीटा, और dy/dx इटसेल्फ वो स्लोप ही होता है। तो जब बहुत स्मॉल होते हैं तो ये सब आपस में इक्वल होते हैं। तो dy/dx की जगह पे tan थीटा की जगह पे साइन थीटा ऐसा होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए ये जो फॉर्मूला था 1+, तो dy/dx ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू इज मच लेस देन 1 बोला हुआ है। तो 1+समथिंग यहाँ पर होगा, और इसका पावर, इसका स्क्वायर है। तो जब वैल्यू बहुत ही कम है, उसका स्क्वायर करोगे तो और कम हो जाएगा, पावर 3/2, और यहाँ से d2/dx2 ऐसा। तो ये मतलब यहाँ से ये सब जीरो की तरफ चले गए, तो 1+समथिंग तो 1 ही बचेगा, और यहाँ से d2/dx2 ऐसा आएगा निकल कर। तो यहां से हम एक कह सकते हैं कि 1/r इक्वल टू ये होगा ना, क्योंकि r=1/d2/dx2। तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो अभी जो हमारा चाहिए, तो इसका जो वैल्यू चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, d2/dx2 यही सब है।
तो कहाँ और होता भी वही। तो हम यहाँ पर डी टू आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, वाई रो जी अपॉन एस इक्वल टू D2/dx2। तो वहां से आप मैच कराएंगे तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है और यही आंसर है। ये बात समझ में आया। रेडियस ऑफ कर्वेचर को सरफेस टेंशन के साथ उसको जोड़ दिया था और उसके लिए उसका क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट उसका चेंज इन प्रेशर टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हाट एवर द वो मेनिस्कस बन रहा होगा। मेनिस्कस तो नहीं कर सकते, थोड़ा और अलग लेवल का वाटर बॉडी है। मेनिस्कस छोटे के लिए लेते हैं। तो एंगल भी छोटा था तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला या ये कॉन्सेप्ट था और इसको हमने देखा। ठीक है बच्चों, अब आइए इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हटा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, कह रहा है कि माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड आई पीस इज फोकल लेंथ इज 4 सेंटीमीटर एंड ट्यूब लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द आई इज 25 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन के लिए दो फॉर्मूला होता है। एक तो क्या होता है कि कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर बने, एक, और दूसरा जब इन्फिनिटी पे बने। तो मैग्निफिकेशन का जो हम फॉर्मूला जानते हैं एम इक्वल टू, यहाँ ट्यूब लेंथ दिया है तो सी के टर्म में लिख देता हूँ L0 ऐसे, L0/V0 होता है, एल V0 1+D/FE। तो इस केस में V0 जो है, मतलब कि आपको पता होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा दो लेंस रहता है, जो आई के साइड पे रहता है तो आई लेंस, और जो ऑब्जेक्ट के साइड पे रहता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो उसका फोकल लेंथ काफी कम है तो V0 और उसका वैल्यू ऑलमोस्ट लगभग सेम होगा। और दूसरा होता है बच्चों L/V0, वहां पर 1+ नहीं होता है जब इन्फिनिटी पे लेते हैं, तो बताया नहीं है कौन सा है। तो हम उसमें से अगर इस वाले के लिए वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे वाले के लिए इन्फिनिटी के लिए, तो L उसका ट्यूब लेंथ है 40 सेंटीमीटर, V0 का वैल्यू है कुछ 2। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जब बनता है तो उसका डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आई इज 25 सेंटीमीटर गिवन ही है, और आई पीस ऑफ फोकल लेंथ इज 4। तो 4 × 2 = 8, 5 तो 125। तो उसमें आप देखेंगे 125 है। अगर इसमें L/V0 1+D/FE करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ करीब आता है 145, जो कि है नहीं। इसका मतलब हमें यही देखना था। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिज्म पर है और वो भी काफी आसान है, और पिछले भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं, ये विजिबल होगा। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज गिवन है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस एंड इंजेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 9 × 10⁻⁴ टेस्ला perpendicular to the direction of motion. We wish to apply the electric field E together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path. The speed of the light is this much. ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वेन एवर यू एनी चार्ज पार्टिकल एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, देयर पाथ इज अ सर्कुलर। और सर्टेन एंगल पे अगर एंटर करता है, सर्टेन एंगल का मतलब कि थीटा का वैल्यू 90 से 0 के बीच में जब होता है तो हेलिकल पाथ होता है। और अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अगर एंटर करता है उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। तो तीन तरह के कंडीशन है। तो खैर इसमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि थीटा इज 90 डिग्री, ऐसा होगा। तो मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल एंटर किया और इनटू द मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन है, तो जनरली अभी ऐसे करके देखेंगे पाम रूल से, अगर ऐसे अगर अगर आप लगा कर देखेंगे तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, सिंस पे इलेक्ट्रॉन है तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अभी क्या करें कि इसका पाथ अनडिफ्लेक्टेड हो। अनडिफ्लेक्टेड हो मतलब कि वो सर्कुलर में ना जाए, इसको मस्ट भी जो मैग्नेट जो ये वाला मैग्नेटिक फोर्स है वही इसको पकड़कर ऐसा घुमाएगा ना सर्कुलर आर्क में। तो उस मैग्नेटिक फोर्स को काउंटर करने के लिए एक फोर्स यहाँ पर लगे, और वो फोर्स क्या हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही हमसे वो जानना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज Q इंटू ई इक्वल टू Q U B, ऐसा होता है। तो कैंसिल हुआ Q से Q। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि E इक्वल टू U/V। एक बार
तो ये तो मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा बच्चों, ई का वो वैल्यू हमें गिवन है, यू का वैल्यू अगर यहाँ से पुट करोगे C/100, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कुछ कितना गिवन था, 9 × 10⁻⁻⁴ ऐसा। और आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 3 × 10⁻⁸, 10⁻⁴ 100। तो ये 10⁻⁻⁶ होगा, 10⁻⁸ उधर होगा, तो 10⁻², 9 भी होगा। तो 27 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तो डायरेक्ट आ गया। तो 2700 यहाँ पर दो है, ये 27 × 10⁻², और 27। अब बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इनटू द मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा। तो ये आपको निगेटिव के में मान लीजिए, या निगेटिव जेड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव जे में आया है ऐसा। तो दोनों पे जे और के बीच में एंगल कैसा है, 90 डिग्री, तो इसीलिए परपेंडिकुलरली होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ से ऐसे मिल गया। ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कह रहा है कि देयर आर टू इंक्लाइंड सरफेस, बना लेते हैं ऐसा। तो करेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि देयर आर द टू इंक्लाइंड सरफेस जिन इक्वल लेंथ हैव द सेम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, वन ऑफ देम इज रफ, अदर इज द परफेक्टली स्मूथ। A body take the two time as much as the slide down to the rough on the rough surface then on the smooth surface। मतलब स्मूथ सरफेस का रफ वाला डबल टाइम ले रहा है। सो देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द क्या होगा। तो देखिए, एक में स्मूथ है, थीटा 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 दोनों का सेम है। जब ये स्मूथ इसको कर देते हैं ऐसा, और ये रफ है, तो स्मूथ अगर डाउन द प्लेन आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है, बहुत सिंपल है। और इसके लिए अगर जाते हैं तो जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। जिनको दिक्कत है तो बताइएगा कि ये दिक्कत है इस फॉर्मूले में, और ये बहुत कॉमन फॉर्मूला होता है, तो आप जाकर बुक वगैरह में भी देख सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप बताइएगा। अभी सिंस केवल हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए डायरेक्टली इसका वैल्यू लिख लिया। तो दोनों का लेंथ मान लीजिए, यहाँ से एल एल है, यहाँ से भी एल एल है, सेम थीटा 45 डिग्री है। तो इसमें कह रहा है कि जो स्मूथ वाला टीएस है वो 2 टाइम्स ऑफ आर के लिए ऐसा ले रहा है, यही ना। तो हमें बताना है कि टीएस नहीं, इसमें ऐसा कर रहा है कि जो स्मूथ वाले पे डबल टाइम ऑफ द रफ वाले का जो लग रहा है। तो ठीक है। तो जहां तक हम जानते हैं S = UT+½ ATA² होता है, तो रेस्ट से ही निकल रहा है दोनों, क्योंकि स्पीड के बारे में बोला नहीं है। तो L = ½ ATA² होता है, तो T = कितना हो जाएगा बच्चों, 2L/। T = √(A)(2L/A) ऐसा। तो 2 टाइम्स ऑफ, अगर स्मूथ वाले के लिए देखा जाए तो 2L/G sin थीटा ऐसा होगा। और यहाँ पर रफ वाले के लिए अगर देखें तो 2L/G, कॉमन ले लें, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, वहां से ये वाला वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो वहां से आप देखेंगे कि 2L कैंसिल, जी जी कैंसिल। ठीक, बाकी इस रूट को सॉल्व करना है और आंसर हमारा वेट कर रहा है। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, और रूट हट जाएगा तो साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 sin थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थोड़ा बहुत अलजबरा करिए, साइन थीटा को इस साइड में लेकर आइए, तो 3 sin थीटा होगा इक्वल टू 4 म्यू कॉस थीटा ऐसा। तो यहाँ से 3/4 tan थीटा इक्वल टू म्यू आ जाएगा। और थीटा का वैल्यू क्या गिवन है इसमें, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 3/4 इक्वल टू म्यू। तो 3/4 इक्वल टू म्यू इक्वल टू 0.75। तो आप यहाँ से ऐसा देखेंगे 0.75, ये ऑप्शन है। तो फोर्थ इसका आ जाएगा। ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तो इसकी स्टोरी था, तो कुछ जगह बना लिया जाए फिर से, इनको रिमूव करके। और आपको अगर देखना है तो पीछे या तो पॉज करके वहां से लिख लीजिएगा, तो ऑप्शन हमेशा रहता है आप लोगों के पास।
अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू सिमिलर कार ए एंड बी 100 जूल एंड 225 जूल रिस्पेक्टली ऑन अप्लाइंग द ब्रेक ए स्टॉप द कार 1000 मीटर एंड कार बी स्टॉप आफ्टर 1500 मीटर। if F and FD are the force applied by the brake on the car A and B respectively, then the ratio of the FA upon FE। तो देखो कोई अगर कार चल रहा है, कार वन और कार टू, तो ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू उससे वर्क कितना किया गया है, यही है। और स्टॉप हो जा रहा है तो कुछ वहां पर काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट यही कहेंगे। एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अभी ए, तो यहाँ पर भी ए और ए, फिर के ई बी, तो एफ बी डी बी, ऐसा उन दोनों का आप रेशियो ले लीजिए फटाफट। तो काइनेटिक एनर्जी पहले वाले में कितना है बच्चों, 100 जूल, और दूसरे वाले का 225। तो यहाँ पर 100/225, और एफ ए बाई एफ ई तो हमें पता ही करना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इज 1000/1500। तो इसको आप देखेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ से 25 4 जा 9 हो जाएगा, तो 2 इसको ऐसे कट कर देगा 3, मतलब ये 9 ही है। तो मतलब ये दोनों का स्क्वायर ही है बेसिकली, तो वहां से एफ ए बाई एफ बी इज 2/3। तो एग्जाम के टाइम में ये विथ इन द सेकेंड होने वाला है, ये तो आपको समझाया जा रहा है इसलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है। ये तो आप अगर प्रैक्टिस में रहेंगे तो फटाफट इसको लिख देंगे। तो एक आसान क्वेश्चन था। अब आ जाइए, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या है बच्चों, इस सर्किट वाले में, इसमें कह रहा है कि 2.5 3 1.5 ऐसा कुछ है, सेटअप है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें करंट कितना होगा। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ये 5 और 1.5 ऐसा है, और 2.5 3 है। तो अब ऐसे को व्हीटस्टोन ब्रिज से कुछ जानते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 इंटू 1.5, और वहां से 2.5 इंटू 3 तो 7.5, और 5 इंटू 1.5 तो 7.5। जब इस तरह के क्रॉस आपस में इक्वल होते हैं तो हम यहाँ से इसको क्या करते थे, इसको रिमूव करते हैं। जो 6 ओम यहाँ पर लगा हुआ है, तो वेन अ मोमेंट जैसे ही रिमूव करोगे तो वहां से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये 5 और 3 किस में हो जाएंगे, सीरीज में। और यहाँ से 2.5 और 1.5 कितने हो जाएंगे, सीरीज में। तो 5 3 का यहाँ से कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ से 2.5 और 1.5 का कितना हो जाएगा, इस 4। तो इसका अगर प्रोडक्ट वाइज सम करोगे, और फाइनली वो सीरीज में होंगे क्योंकि वो बीच में ऐसा टर्मिनल है ना, यहाँ पर और यहाँ पर, तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो उन दोनों का अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे, प्रोडक्ट बाई सम 8 इंटू 4 और 8 + 4 तो 12 हो जाएगा, तो 4 3 जा तो 8/3 आ जाएगा, 8/3 ऐसा। तो 8/3 होगा यहाँ तक का, तो इस पूरे बॉक्स को आप 8/3 कह लीजिए। और बचा कितना, अब इसके बाद 1/3 सीरीज में होगा, 1.5 और 5.5। तो 1.5 और 5.5 7 हो जाएंगे क्योंकि सीरीज में है। और 8/3 प्लस 1/3 करोगे तो 9/3 हो जाएगा, 9/3 बेसिकली 3 हो जाएगा। तो वहां से 7 और यहाँ से 3, तो टोटल मिलकर कितने हो गए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम इज 10 ओम। और कितने के बैटरी से लगा है, 5 वोल्ट। तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू 5/10, तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इनको हटा लिया जाए थोड़ा। देखिए, ये तो 6 है, और 7 कहाँ है, यहाँ पर है, छुपा हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें भी देखिए, ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम पर है। कह रहा है कि बॉब ऑफ हैवी मास एम इज सस्पेंडेड बाय द लाइट स्ट्रिंग of length L, the bob is given the horizontal velocity v naught as shown in a figure. If the string gets slack at some point L, making an angle theta from the horizontal, the ratio of the speed v of the bob at that point of the initial speed of v naught। तो हमसे पूछा जा रहा है कि v बाई, जब यहाँ पे स्लैक कर रहा है उस समय का वेलोसिटी v है, v अपॉन v नॉट का वैल्यू क्या होगा।
तो देखिए एक बात तो इसका यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि एम जी डाउनवर्ड लग रहा होगा, तो इसके अलोंग में ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा क्या। तो इसका ये वाला कंपोनेंट, मतलब यहाँ पर मैं ऐसे फ्रेस बना देता हूँ, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कॉस लेंगे जब आप एम जी का, तो एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, तो एम जी साइन थीटा हो जाएगा, और टेंशन भी ऐसे ही लग रहा होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा नेट फोर्स होता है, तो टी प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। मतलब लॉज ऑफ मोशन से जो हमें समझ में आता है सर्कल वाले से, ऐसा लिख पाएंगे। अभी क्या कर रहा, स्लैग कर रहा, तो टेंशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो उसमें एम वी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा रेडीमेड इज एम जी एल साइन थीटा होगा, यही होगा ना। या दूसरी भाषा में कहें तो एम से एम कैंसिल होने पर वी का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ जी एल साइन थीटा, जी एल साइन थीटा होगा। अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, वर्क एनर्जी अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे वी नॉट दिया और वहां पर वी पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमें चाहिए होगा। तो ये देखिए थीटा है, तो सामने ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से ही दिया है और एल है ही है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल तो जीरो है, इक्वल टू वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी एल प्लस वन साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस एम वी स्क्वायर, कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा ना, तो हमें वी नॉट के टर्म में इसको निकालना है, क्योंकि वी नॉट को जीएल के टर्म में निकालेंगे तभी होगा, तभी किस इक्वेशन को बस हमें सॉल्व करना है, क्योंकि बस वी का वैल्यू वहां पर रखिए, वी नॉट का आ जाएगा, फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो अगर यहाँ से हाफ हाफ हटाते हैं तो टू हो जाएगा, और एम एम तो पहले से ही निकल के चला जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे तो टू जी एल वन प्लस साइन थीटा, और वी नॉट वी स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ जी एल साइन थीटा, या वी स्क्वायर ही बोल रहा है तो ठीक है, आप इसको एज रेडीमेड ही ले लीजिए, क्योंकि वी स्क्वायर है तो यहाँ से वी स्क्वायर का रेडीमेड वैल्यू कितना हो जाएगा, जी एल साइन थीटा, ये हुआ। अब इन दोनों का रेशियो चाहिए था, अब यहाँ से इसको अगर आप हटाएंगे तो स्क्वायर रूट पूरा हो जाएगा, तो हमें क्या चाहिए था, वी बाई वी नॉट ना। तो वी हमारे पास है, वी नॉट है, तो वी अपॉन वी नॉट जब करेंगे तो जी एल साइन थीटा का स्क्वायर रूट, और यहाँ से जी एल साइन थीटा, तो टू जी एल साइन थीटा प्लस एक जी एल साइन थीटा और था, तो ये थ्री हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा टू जी एल। तो सभी जगह से स्क्वायर रूट अगर जी एल को अगर हटा दें यहाँ से, क्योंकि जी एल हर जगह है, तो यहाँ से जी एल जी एल जी एल को भेज दें, तो यहाँ से क्या बचा हमारा, साइन थीटा का स्क्वायर रूट प्लस टू प्लस थ्री साइन थीटा का स्क्वायर रूट, तो पूरे का पावर वन बाई। तो यही आंसर में यहाँ पर लिखा भी हुआ था कि ये पार्ट कि फोर्थ नंबर ऑप्शन होगा, साइन थीटा अपॉन टू बाई थ्री साइन थीटा अपॉन पावर इसका हाफ, तो ये एग्जैक्टली आ रहा है। तो समझ में आया, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगा, एक तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का लगा, कि अगर कोई सर्कल में घूम रहा है तो क्या होगा, और स्लैग कर रहा होगा तो टेंशन जीरो, और दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम का लगा है, और हमारा काम यहाँ से आसान हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया होगा, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और इनको हटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर था 7, 8 की तरफ आते हैं, यहाँ पर 8, यहाँ पर थे 8। तो ये थोड़ा आगे आपका सेमीकंडक्टर टाइप या जो गेट नेट होता है, तो उसको तो मैं नहीं देखता हूँ, तो यहाँ पर इसका आंसर ऐसे आपको बता देता हूँ कि NOR नॉर गेट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उसके प्रोपोगेशन, ये म्यूचुअली तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो और पीछे भी एक क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट देखा था ना कि QE और QUB, यही रिलेशन वहां भी रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में, अभी देखा भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं। तो Q से Q गया, तो E इक्वल टू, इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पता होगा कि लाइट की स्पीड से चलता है, तो CB।
तो हमें यहाँ से इसका मैक्सिमम मतलब इसका एक्सप्रेशन अगर देखें, अगर ई जेड इक्वल टू 60 cos 5x 1.5 इंटू दिस इज समथिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियरली किस में है, जेड एक्सिस में है। प्रोपेगेशन किस में, निगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो उसमें दोनों पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा, वाई में होगा। तो यहाँ पर तो दो ऑप्शन आपको ऐसे ही मिल रहे हैं, वाई और वाई। बाकी के तो दोनों नहीं है, नहीं होंगे। अब है कि एक कॉस में है एक साइन में, तो जैसा एक्सप्रेशन होता है वैसा ही होता है। तो आंसर तो हमें पता चल गया कि एक कॉस में ही होगा, क्योंकि साइन में नहीं होता। कि अगर साइन में होता तो पूरा साइन में होता, अगर एक कॉस में है तो एक कॉस में ही रहेगा, तो ये भी कॉस में रहेगा। अब एग्जैक्ट आंसर और पता कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है वहां पर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 60, और 3 × 10⁻⁸ यहाँ पर है, इंटू बी। तो बी का वैल्यू कितना जाएगा बच्चों, 2 × 10⁻⁸, एक जीरो वहां से जाएगा, -7 टेस्ला। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। तो ये भी एकदम आसान था, मतलब जस्ट क्वेश्चन पढ़िए और वहां से आपको दिख जाएगा, उस तरह का था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो 10 पर आते हैं, तो इनको हटा लिया जाए क्या, ठीक, चलिए। और ये जगह बना लिया जाए और इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, कह रहा है कि बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 40 मीटर, द बॉल हिट द ग्राउंड एंड राइज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। द इम्पल्स imparted टू द बॉल ड्यूरिंग दिस कोलिजन विद द ग्राउंड इज। तो क्या होता है कि इम्पल्स के बारे में हम जैसा जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और जैसा फोर्स जानते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स इंटू डेल्टा टी इज आवर इम्पल्स। तो आई इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट आ रहा है और फिर जा रहा है, यही हो रहा है ना। तो मास तो सेम होगा, तो एम इंटू आना और जाना, तो चेंज इन मोमेंटम यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल जा रहे होंगे, यू इनिशियल आ रहे होंगे। और पहले केस में 40 मीटर से इसको किया हुआ है, और रेज अप टू कहाँ पर कर रहा है, 10 मीटर तक कर रहा है, 10 मीटर की हाइट से जा रहा है। तो हम ऐसा जानते थे ना, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh होता है। ठीक, तो 2g का वैल्यू 9.8 और हाइट इसका 40 है। तो इसको आप डॉट को अगर यहाँ से हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 98, और 196, मतलब कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, 196 × 4। तो 196 का रूट 14 होता है और 4 का 2, तो 28 मीटर पर सेकेंड डे हो गए। अच्छा, जो यू फाइनल है उसके बारे में देखें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2g 9.8, एच का वैल्यू 10। तो यहाँ से भी वो 96, जीरो जीरो हटा तो यहाँ से 14 हो गए। तो ठीक है, हमें मिल गया यहाँ से मास इसका कितना है, 0.5 kg। यू फाइनल इज अवर 14, पॉजिटिव में है, और यू अगर इनिशियल निगेटिव में है, तो माइनस माइनस प्लस 28, 14 प्लस 28 42, 42 इंटू 0.5 मतलब आधा, उसका 21 न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ पर 21 न्यूटन सेकेंड, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी मतलब डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, सिर्फ केवल गेटिंग पुटिंग था। अब आ जाइए, इसमें आते हैं अल्टरनेटिव करंट में। अल्टरनेटिव करंट है नहीं, इंडक्शन में। इसके लिए मिक्सचर है हम सबों का, ऐसे क्योंकि इन एल आ गया, तो उसके चलते हमने इंडक्शन कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा बच्चों, कि ए बी इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी एट इंस्टेंट व्हेन द करंट इज 2 एम्पियर। मतलब इसमें करंट जो जा रहा है ये 2 एम्पियर का ही है। और पूछा जा रहा है हमसे, एंड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। इंक्रीजिंग क्यों, क्योंकि ये जो इंडक्टर भाई साहब हैं, वो करंट को खाते हैं, करंट डिके होता है। और उनका पोटेंशियल अगर आप देखें जानते होंगे, तो -L dI/dt होता है, ऐसा। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम किरचॉफ्स लॉ से लिखने चलें, VA-I dL/dt, फिर -5 वोल्ट, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है। जब भी हम पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो निगेटिव लिखते हैं। फिर 2 एम्पियर, 2 ओम, और फिर वहां से 2 एम्पियर, तो V = I है। तो 2 × 2 और पहुंचे कहाँ, VB। तो यहाँ से VA इसका वैल्यू रखना है, चालू स्टार्ट किए, तो 2 एम्पियर dL/dt का वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने dL/dt लिख दिया, L लो, तभी तो, सॉरी ये LdI/dt, सॉरी। तो L का वैल्यू 1 है, और dI/dt का जो वैल्यू होगा वो हमें 1 गिवन है यहाँ से, क्योंकि ये बता रखा है ना, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ एम्पियर पर सेकेंड, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो इसका साइन dI/dt का वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है। तो और ये L था,
पहले सही लिखा था इसका, 1 - 5 और यहाँ से 4 इक्वल टू वीवी। तो वी ए माइनस वीवी जब आप करेंगे तो 5 - 4 9, 10 वोल्ट ये मिल जाएगा। तो इसका आंसर 10 वोल्ट है। तो ओरली भी लोग मन ही मन इसको भी कर सकते थे बिना पेन पेपर के यूज किए हुए। तो इस पार्ट का आंसर है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो हाँ, ये देखिए ये भी करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड का है, तो ये भी आसान है, बिना पेन पेपर वाला ही है। इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि 2 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू द टू डिफरेंट स्मॉलर सर्कुलर कॉपर कॉइल हैविंग ए रेडियस रेशियो 1:2। द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। तो मैग्नेटिक मोमेंट का पता है आपको क्या होता है, करंट इनटू एरिया। तो करंट दोनों में सेम है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से m1/m2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, r1/r2 का स्क्वायर। तो r1/r2 का रेशियो कितना है, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। तो 1/4 हो गया। तो इसीलिए मैंने बोला कि काफी आसान था। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखिए ऑप्टिक्स कह रहा है कि सर्टेन कैमरा ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर सिमिलर थिन कॉन्वेक्स लेंस आर arranged axially in contact, then the power of the combination of the total power of the combination and the total magnification in the comparison to the power p and magnification m of the each lens will be respectively। तो देखिए क्या होता है कि अगर किसी भी लेंस को अगर ऐसा अगर डाल रखा है और साइड बाई साइड अगर कर रखा है, तो इसमें क्या होता है कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 1/f3 डॉट 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 ऐसे चलता है। तो यहाँ से हम पावर इक्वल टू क्या करेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। तो अभी एक्चुअल पावर में निकालना है हमें, तो इसको कैपिटल P कर लेते हैं, और यहाँ से P प्लस P प्लस P प्लस P। तो कितना आ गया, 4P। तो एक तो एक P प्लस P प्लस P प्लस P, तो ये 4P हो गया। तो यहाँ से हम दो ऑप्शन 4P का दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। अब मैग्निफिकेशन की बारी है। तो मैग्निफिकेशन में क्या होता है बच्चों कि जब दो को अगर ऐड करते हैं तो उसका मैग्निफिकेशन m² हो जाएगा, 3 होगा तो m³ होगा, 4 होगा तो m, मतलब अगर सबका एक जैसा, मतलब इसी कंडीशन में m है, तो जितने अगर रहेंगे तो m⁻n। तो यहाँ पर अगर 4 है तो m⁻⁴। तो आप यहाँ से थर्ड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक, तो ये भी डायरेक्ट था जैसा आपने देखा ही कि कुछ हमें करना नहीं पड़ा, खाली उसको ऐसा लिखा हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा आंसर का थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो होगा। देखिए कह रहा है कि इन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज द 18.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर द सम ऑफ ऑक्सीजन विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर इट्स गॉस प्रेशर ड्रॉप टू 11 एटमॉस्फेयर at 11 atmospheric pressure at a temperature 27 डिग्री। द मास ऑफ ऑक्सीजन विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर इज नियरली इक्वल, कितना होगा। तो पहले क्या कह रहा है कि जब था उसका ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 18.2 है। तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास होता है, ये हमें पता है अच्छे से। तो गिवन वेट ओरिजिनली कितना होगा, 18.2 इंटू मोलर मास 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो ये है हमारे पास। दूसरा कि जब वहां से इसको निकाल रहा है, उसको निकाल रहा है मतलब कुछ गैसेस निकाल रहा है, तो उस समय का उसका जो प्रेशर हो रहा है इट्स 11 एटमॉस्फेयर। एंड सेकेंडली इस टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुछ नहीं हमें करना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो वॉल्यूम कितना रहेगा बच्चों, वॉल्यूम सिलेंडर का ही रहेगा। वॉल्यूम में गैस निकालने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा, वॉल्यूम तो फिक्स है। तो प्रेशर 11 एटीएम है, तो 1.01 इंटू 10⁻⁵। वॉल्यूम 30 इंटू 10 लीटर है, तो इसको मीटर क्यूब में करेंगे क्योंकि एम के सिस्टम में है। एन पता करने जा रहे हैं कितना अब बचा है, और आर का वैल्यू कुछ बोला है 100/12 लेने के लिए, ये रहा। और टेम्परेचर 27 डिग्री है तो 300 हो जाएगा। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ से -10⁵ -3 तो 200 है, तो जीरो कंप्लीटली निकल गया। ठीक, और एक जीरो यहाँ से आप ऐसे यहाँ से हटा सकते हैं। और क्या होगा कि 11 इंटू 1.01, 3 से 3 आप हटा सकते हैं तो 10 बचेगा, और यहाँ से 1.2, 1.2 यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो अब जो गिवन बिट है, लेफ्ट बिट है, इसको अगर हम 11 इंटू 1.01 इंटू 1.2 इंटू 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट इन ग्राम होगा। ठीक है बच्चों। तो इसमें अगर मैं
डेटा अगर करूं, मतलब वहां पे तो एग्जाम का प्रेशर रहता है, तो आप लोग फटाफट उसका कर लेते हैं, मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं। 11 × 1.01 × 1.2 × 32, तो 426। अब आपका मास है 426.6, इतना बचा हुआ है। एक और छोटा सा कैलकुलेशन है कि ओरिजिनली कितना था, 18.2। 18.2 इंटू 32, तो 582.4। तो चेंज इन जो वेट होगा यहाँ से, तो 582.4 माइनस 426.6, तो इसको करेंगे तो कुछ आपका 155 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसमें से फोर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 थे। अब आ जाइए, एक लास्ट क्वेश्चन एक और बचा होगा, कहीं छुपा है यहीं पर। ये देखिए, ये आपका काइनेमेटिक्स का है, मतलब कि dy/dx वगैरह का यूटिलाइज करने के लिए। तो इसमें क्या कर रहा है कि इन ए सम अप्रोप्रिएट यूनिट्स, टाइम t and position x, relation with the moving particle is given by t equal to x square plus x, the acceleration of the particle is, तो एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो t x स्क्वायर प्लस x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो t का 1 हो जाएगा, और 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और x का भी अपना होगा, तो क्या होगा, dx/dt, dx/dt ऐसा। और x का करेंगे तो वो भी dx/dt। तो उसमें से अगर dx/dt अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से 2x+1, और इधर इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, स्टेप से स्टेप आना कुछ बड़ी बात नहीं है। dx को कॉमन लोगे तो dx+1 होगा, और उसको डिवाइड कर देंगे तो 1/2x+1 हो जाएगा। ये तो वेलोसिटी है बच्चों, एक्सेलरेशन चाहिए तो एक बार और लगेगा डिफरेंशिएशन, dv/dt, d2 2x dt2, तो लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर जिनका हाथ साफ है डिफरेंशिएशन में, फटाफट कर देंगे, क्योंकि पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, और -1 को आगे भेजेंगे तो -1, और उसी में से एक पावर हटाएंगे तो -2, तो नीचे आके 2 हो जाएगा। ये तो इसका हुआ, लेकिन कंफ्यूजन यहीं पर होता है, वो इस तरह के क्वेश्चन में, ये इसका तो हो गया, इस एक्सप्रेशन का एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx/dt। तो dx/dt कितना था, ये v था, इसका वैल्यू फिर से वापस रख देंगे। तो हाँ, एक और है इस पे कि गड़बड़ी, कि dx/dt का तो किया, मतलब इसका तो किया साथ में कि 1 हो गया, तो अंदर बैठा जो है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो dx/dt नहीं आएगा, 2 टाइम्स, क्योंकि 2x+1 है, तो 2x+1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ dx/dt। तो 2 रहेगा, तो dx/dt के जगह पर 1/2x+1 तो आ ही जाएगा, तो यहाँ पर -2, और 2x+1 का इंटू 1/2x+1, तो इसको जब आप करोगे यहाँ से, -2/2x+1 का पावर 3, तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको थर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो था बच्चों, आज 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन के लिए किए, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, इसमें 15 to 30 होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम।